आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है? हिंदी भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित मीन्स खुद से कमाई हुई, ठीक है। इसमें देखो अन्य भाषाओं की तरह हिंदी भाषा भी क्या है? एक अर्जित संपत्ति है। मातृभाषा के रूप में बालक को माता पिता व समाज का अनुकरण करते हुए, यानी कि सुनते हुए, जैसा बच्चा जैसी भाषा सुनेगा वो वैसा ही बिहेव करेगा और वैसी ही भाषा को बोलने लग जाएगा, ठीक है जी। इसके अंदर हम पढ़ते प्रारंभिक अवस्था में बालक का हिंदी ज्ञान अपूर्ण व अशुद्ध होता है, यानी कि स्टार्टिंग में उस बच्चे का जो बोलने का ढंग होता है, जो वो हिंदी भाषा का यूज़ कर रहा है, वो क्या होता है? नहीं तो पूरा होता है और वो शुद्ध भी नहीं होता है, ठीक है। उसके उच्चारण यानी कि उसके बोलने और उसका जो वाक्य गठन है उसमें अशुद्धियाँ होती हैं। परंतु शिक्षक की सहायता, स्वाध्याय व अन्य विधानों का अनुकरण करते हुए वह हिंदी भाषा के शुद्ध ज्ञान को अर्जित कर सकता है। तो देखिए जी, बच्चा अगर घर परिवार से सीखता है भाषा को, हिंदी भाषा को, तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, लेकिन वो टीचर की सहायता से अध्ययन करके और विद्वानों यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, हम उनकी पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे कुछ होते हैं विद्वान, उनकी पुस्तकों को पढ़ते हुए शुद्ध ज्ञान को अर्जित कर सकता है वो, ठीक है जी। अब आगे हम सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं। हिंदी भाषा परिवर्तनशील है, यानी कि किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। परिवर्तनशील का मतलब होता है कि चेंज होते रहना, जो भी चीज़ है वो चेंज होती रहती है। तो हिंदी भाषा को चेंज कैसे बोला गया है? इसमें देखिए, प्रचलन के आधार पर भाषा के दो रूप माने गए हैं। दो रूप कौन कौन से? एक तो जीवित भाषा, दूसरी होती है मृत भाषा। जिस भाषा का प्रयोग न होता हो उसे मृत भाषा कहा जाता है, ठीक है जी। अगर जिस हम भाषा का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, किसी भी भाषा का हम प्रयोग नहीं कर, तो देखिए जी अगला पॉइंट है हिंदी भाषा परिवर्तनशील है। इसमें देखो प्रचलन के आधार पर भाषा के दो रूप माने गए हैं। फर्स्ट है जीवित भाषा, सेकंड है मृत भाषा। जिस भाषा का प्रयोग न होता हो उसे मृत भाषा कहा जाता है, ठीक है जी। जबकि समाज में प्रचलित भाषा को जीवित भाषा कहा जाता है। अगर किसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो उसे मृत भाषा कहा जाता है, और जो समाज में प्रचलित होती है भाषा, यूज़ किया जा रहा है जिस भाषा का, उसको जीवित भाषा कहते हैं। परिवर्तनशीलता ही जीवित अवस्था की निशानी है। मातृभाषा हिंदी एक जीवित भाषा है और उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु ये परिवर्तन अचानक नहीं होते बल्कि बहुत धीमी गति से होते हैं, ठीक है जी। टाइम के अकॉर्डिंग, एक टाइम पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिंदी भाषा सार्वजनिक संपत्ति है। हिंदी भाषा जो है वो किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, वो हर किसी की प्रॉपर्टी है, वो हर कोई बोल सकता है। ये नहीं है कि बस एक फेमस पर्सन बना दिया कि वही हिंदी बोलेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति हिंदी बोल सकता है, ठीक है जी। तो हम पढ़ते हैं अन्य भाषाओं की तरह मातृभाषा हिंदी भी एक सामाजिक एवं सार्वजनिक संपत्ति है जिसका उत्तरोत्तर विकास हुआ है, ठीक है जी। हिंदी भाषा पर किसी एक व्यक्ति, परिवार, समाज, धर्म या समुदाय का अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रयासों से हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर उसे अपनी अर्जित संपत्ति बना सकता है, ठीक है जी। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, किसी एक व्यक्ति का, एक परिवार का, किसी समाज का या किसी समुदाय का अधिकार नहीं होता हिंदी भाषा पर। ये भाषा है कोई भी सीख सकता है, कोई भी टीचर मतलब टीचिंग लेके या फिर उसका अभ्यास करते करते भी वह अपनी जो हिंदी भाषा है उसको अर्जित संपत्ति बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी भाषा में द्वैतता का गुण। ये क्या है जी? हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा में वाक्य या उच्चार
के 2 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, जो 2 स्तर हैं वो कौन कौन से? पहला स्तर है सार्थक इकाइयाँ और दूसरा स्तर है निरर्थक इकाइयाँ। इसे हिंदी भाषा की क्या बोलते हैं? द्वैधता बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या ले सकते हैं? घोड़ा पालतू जानवर है। ठीक है जी। वाक्य में 4 सार्थक इकाइयाँ हैं, आप देख सकते हैं। घोड़ा प्लस पालतू प्लस जानवर प्लस है, ये 4 सार्थक इकाइयाँ हैं। ठीक है जी, पहले स्तर से संबंधित हैं ये 4 इकाइयाँ। ठीक है, दूसरे स्तर पर घोड़ा शब्द कुछ निरर्थक इकाइयाँ हैं। ठीक है जी, परंतु ये निरर्थक इकाइयाँ एक निश्चित क्रम में जुड़कर सार्थक इकाई का निर्माण कर रही होती हैं। भाषा शास्त्र में इन निरर्थक इकाइयों का समनिम तथा सार्थक इकाइयों को रूपिम कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी भाषा में अंतरता का गुण। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी भाषा में अंतरता का गुण है। अन्य भाषाओं की तरह हिंदी भाषा में भी वर्तमान काल के साथ साथ भूतकाल एवं भविष्य काल की सूचना, घटना आदि का आदान प्रदान किया जा सकता है। इसके साथ साथ हिंदी भाषा में हम उस घटना, दृश्य आदि का भी वर्णन कर सकते हैं जो किसी दूसरे देश में या स्थान पर घटित हुई हो। ठीक है जी, इसमें क्या बोल रहे हैं कि हम भूतकाल यानी कि जो हमारा समय बीत चुका है, ठीक है, वर्तमान काल जो हमारा समय अब चल रहा है, भविष्य काल जो आने वाला समय होता है उसके बारे में अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या किसी एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो चाहे भूतकाल की हो, वर्तमान काल की हो या भविष्य काल की हो, वो भी हम हिंदी भाषा में एक दूसरे को दे सकते हैं। ठीक है, और हम ये नहीं है कि जो हमारे देश में हो रही है उन्हीं घटनाओं को, सूचनाओं को हम एक दूसरे को साथ शेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हम दूसरे देशों के अंदर भी जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह जो भी हो रहे हैं वो भी हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी भाषा अपने आप में पूर्ण है, परंतु यह इसका अंतिम स्वरूप नहीं है। कैसे नहीं है, देखते हैं। हिंदी भाषा समाज सापेक्ष प्रक्रिया है। प्रत्येक हिंदी भाषी व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग करके अपने समस्त भावों, अनुभवों आदि को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो सकता है। ठीक है जी, जो हिंदी भाषी व्यक्ति है वो हिंदी भाषा का प्रयोग करके अपने भाव, अनुभव है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो अभिव्यक्त करने में समर्थ हो सकते हैं, यानी कि किसी के साथ भी शेयर कर सकता है वो ये चीज़ को। ठीक है, इस प्रकार भावों, विचारों आदि के आदान प्रदान की अभिव्यक्ति के आधार पर हम हिंदी भाषा को पूर्ण भाषा तो कह सकते हैं, परंतु इसे अंतिम रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें भाषा के अंदर जो परिवर्तनशीलता का गुण होता है वो भी है हिंदी भाषा में। ठीक है, मुख्य कारण यही बोल सकते हैं हम, जो अंतिम रूप नहीं है। ठीक है।